Dear students, welcome to video lecture number 2 of the hyperconjugation. प्रोपीन के मॉलिक्यूल को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसमें ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन भी किया है. तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन का ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन है. यहाँ सेंट्रल कार्बन जो कि इस कार्बन के साथ पहले पाई बॉन्ड बना रहा है, जबकि अल्फा कार्बन जो कि 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. अब इसमें से ये कार्बन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसे सेंट्रल कार्बन को दे देगा. यूं ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे. अब क्योंकि सेंट्रल कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला मिला है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को शिफ्ट कर देगा. यूं इस पर लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. अब हमने ये देखा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड जो है यहाँ से टूट चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है. इसी वजह से इसके दरमियान यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है. लेकिन चूंकि यहाँ ये एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होने की वजह से ये कुछ इस तरह से शो होगा. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इसी जगह पर मौजूद रहेगा. अब नेक्स्ट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज में से CH2 एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल CH में से कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा. इस तरह से ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम भी दे देते हैं. सेंट्रल कार्बन के पास मौजूद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो गए और यहाँ बन गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज. इसमें से अब इस कार्बन ने दोबारा से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड. यूं ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया. एक्सप्लेनेशन: द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन in which carbon hydrogen bond is in conjugation with an unsaturated system, the sigma electrons of carbon hydrogen bond are delocalized and a canonical form can be drawn. प्रोपीन के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन में मौजूद जो बॉन्ड है वो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में मौजूद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक कैनोनिकल फॉर्म हमें मिलती है. जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, इसमें मौजूद ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड बने हुए, यानी कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए. अब ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हुए. ये अनसैचुरेटेड सिस्टम वो है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने के बाद इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक, इसी तरह से फिर दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और दूसरा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो तीसरा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. यूं 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसमें 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने और इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में इजाफा हो गया. In this canonical form, there is no bond between the carbon and the hydrogen atom. This type of resonance is called no bond resonance. हमने यहाँ देखा अगर इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं तो इन कैनोनिकल फॉर्म्स में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है. इस तरह के जो रेजोनेंस होती है उसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन: स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन्स. Stability of the alkenes is directly proportional to number of alpha hydrogens. It is directly proportional to number of resonating structures. जितने किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे
उतने ही उसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उतना ही वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ ये फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इससे फर्स्ट कार्बन को अल्फा अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि सेकंड मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये फंक्शन ग्रुप, इससे फर्स्ट कार्बन ये है और इस फर्स्ट कार्बन के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके साथ अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल देखें तो ये फंक्शन ग्रुप और इस फंक्शन ग्रुप से फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और इस अल्फा कार्बन के साथ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला जो अल्कीन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में उससे लेस स्टेबल सेंटर वाला और सबसे कम स्टेबल आखिरी वाला होगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी of alkyl carbocation is directly proportional to number of resonating structures. It is directly proportional to number of alpha hydrogens. अल्काइल कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शियरी कार्बोकेटाइन एक वक्त में 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब कार्बन नंबर 1 के पास भी 3 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 के पास भी 3 हाइड्रोजन है, जबकि कार्बन नंबर 3 के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये कुल मिलाकर 9 हाइड्रोजन बनते हैं और ये हमें 9 डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देंगे। इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसी तरह से जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके पास 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद हैं। इथाइल कार्बोकेटाइन के पास यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसी तरह से मिथाइल कार्बोकेटाइन के पास कोई भी हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन और सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। द ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन द मोर इज द स्टेबिलिटी। जितनी किसी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसी तरह से अल्काइल फ्री रेडिकल्स भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जितनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स, जितने हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हैं, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हैं, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हैं और इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी रेडिकल, उससे कम सेकेंडरी रेडिकल, उससे कम प्राइमरी रेडिकल और सबसे कम मिथाइल रेडिकल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे आप लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे।